किसी को भी जाना होगा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिरपिट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला भ्रमणवाद। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति के बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला हो गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। क्या है कमेरा लोगों, अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो इस शोषण के मकड़जाल से उनको निकाल नहीं पाओगे। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, मगर अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, वही समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों का नाम है। सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि आज का विषय अम्बेडकर परिचर्चा के इस सत्र में संविधान को केंद्र में रख करके संविधान के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर बात करने की है। और यहां से कुछ ऐसी चीज ले करके हम जनता के बीच में जाएंगे ताकि असल में जो संविधान के प्रहरी हैं वो आम जनता है और उन्हें जागरूक करके संविधान को बचाने की इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो आयोजन हुआ है, यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेरा मानना है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं अपने कामों से, अपने विचार से, अपने संघर्षों से। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस लिखे हुए इतिहास को पढ़ते हैं। हम लोग शायद इन्हीं दोनों के बीच कहीं हैं। हमारे बीच के बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो और तमाम लोगों की फहरिस्त है। हम लोग उस इतिहास को पढ़ करके लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और तीसरे एक लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न इतिहास लिखने का मौका मिला, न पढ़ने का मौका मिला, फिर भी इतिहास में अमर होना चाहते हो तो इतिहास का सिलेबस बदलते हैं और बदल करके वो मूल लिखे हुए इतिहास को विरूपित करना चाहते हैं। मैं उन्हें इतिहास के पन्नों से सबसे शुरुआत में 2 चिट्ठियां, 2 पत्र आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्र लिखा गया है, आप इस पत्र को एक बार सुनिए। प्रिय डॉक्टर अम्बेडकर, मैनकाइंड अखबार पूरे मन से जाति समस्या को अपनी संपूर्णता में खोलकर रखने का प्रयत्न करेगा। इसलिए आप अपना कोई लेख भेज सके तो प्रसन्नता होगी। आप जिस विषय पर चाहें लिखिए। हमारे देश में प्रचलित जाति प्रथा के किसी पहलू पर आप लिखना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा लिखें कि हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ क्रोधित हो बल्कि आश्चर्य भी करे। मैं चाहता हूं कि क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए ताकि आप न सिर्फ अनुसूचित जातियों के नेता बने बल्कि पूरे हिंदुस्तानी जनता के भी नेता बने। मैं नहीं जानता कि समाजवादी दल के स्थापना सम्मेलन में आपकी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। सम्मेलन में आप विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आ सकते हैं। अन्य विषयों के अलावा सम्मेलन में खेत मजदूरों, कारीगरों, औरतों और संसदीय काम से संबंधित समस्याओं पर विचार होगा और इनमें से किसी एक पर आपको बात भी कहनी। सप्रेम अभिवादन सहित आपका राम मनोहर लोहिया। इसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक खत लिखा। प्रिय डॉक्टर लोहिया, आपके 2 मित्र मुझसे मिलने आए थे।
की बैठक 30 सितंबर 1956 को होनी है और मैं समिति के सामने आपके मित्रों का प्रस्ताव रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख लोगों से बात हो सके ताकि हम लोग अंतिम रूप से तय कर सके कि साथ होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार 2 अक्टूबर 1956 को मेरे आवास पर आ सकें। अगर आप आ रहे हैं तो कृपया कार से मुझे सूचित करें ताकि मैं कार्य समिति के कुछ लोगों को भी आपसे मिलवाने के लिए रोक सकूं। आपका B.R. अम्बेडकर। और ये खत उसका जवाब फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंक्तियों में दिया कि आपका 1 अक्टूबर 1956 का पत्र मिला, अगर आप 20 अक्टूबर को मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली रहूंगा, हम मिल करके कुछ योजना बनाएंगे। ये दोनों खत इसलिए मैंने आपके बीच में पढ़ा, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, हम जानते हैं कि ये इतिहास सब जानते हैं कि अपने आखिरी वक्त में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मिल करके कुछ काम बड़ा करना चाहते हैं। दोनों का पत्र व्यवहार हुआ और उस पत्र व्यवहार में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो अम्बेडकरवादी आंदोलन धारा थी और जो समाजवादी आंदोलन धारा थी, ये दोनों मिल करके इस देश के हित के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, मगर अफसोस कि वो भेंट साकार न हो सके और बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण उसी के कुछ वक्त बाद सामने आया। ये खत इसलिए भी मुझे पढ़ना जरूरी लगा कि शायद कोई ऐसी सोच थी वहां, एक विचार था जिसे आगे ले चलना था। आगे वो दोनों विचार चले, अम्बेडकरवादी आंदोलन धारा भी मजबूत हुई और उस आंदोलन धारा में सबसे बड़ा नाम मानव कांशीराम का आता है और दूसरी तरफ समाजवादी आंदोलनों की धारा लगातार मजबूती से भारतीय लोकतंत्र की पैरोकारी में खड़ी करती है। 2023 में जब मैं बिहार राज्य में खड़े होकर मनुस्मृति बनाम भारत का संविधान इस विषय पर कुछ सोचता हूं तो मेरे ज़हन में यहीं से एक रास्ता नजर आता है कि अगर हम इस रास्ते को कामयाबी से फिर से चलने लायक बना सके तो मनुस्मृति का हारना और भारत के संविधान का फिर से जीतना कामयाबी के साथ हासिल कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, एक बात ये भी होनी चाहिए। अगर 2023 में खड़े होकर कह रहे हैं कि अब अम्बेडकरवाद और समाजवाद इन दोनों को एक होने की जरूरत है, तो एक टिप्पणी मेरी इस बात पर है कि अगर बहुत गहरे अर्थों में देखें तो दोनों में कोई फर्क भी नहीं। अम्बेडकरवाद भी इस मुल्क में बराबरी की बात करता है, समता, न्याय, बंधुता। हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके, और जिसके लिए मैं बिहार में खड़ा हूं तो अपनी बातचीत की शुरुआत में फिर से याद करूंगा उस अतीत को जो समाजवादी आंदोलन का भी नारा था कि बिहार में ही वो नारे जब आगे बढ़े तो ये कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन है। उसके पहले बिहार लेनिन के नाम से मशहूर बाबू जगदेव प्रसाद और मैं जिस उत्तर प्रदेश का रहने वाला वहां उसी के बाद अर्चक संघ जब बना तो वहां बना राम स्वरूप वर्मा। वो एक इतिहास का पड़ाव है जिसमें हम देखते हैं कि अम्बेडकरवाद और समाजवादी आंदोलन एक हो चुके हैं। मैं इतिहास जब पढ़ रहा था, मेरी दिलचस्पी है भारत के इतिहास को जानने समझने और जिस चिंता से हम लोग रूबरू हैं उस चिंता पर बात करने की, तो मुझे इस एकजुटता के कुछ और संकेत मिले। इसी बिहार की जमीन ने उस एकजुटता का एक और आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया और उसका नाम है त्रिवेणी संघ। और उस त्रिवेणी संघ में भी केवल दलितों, केवल आदिवासियों या केवल अन्य पिछड़े वर्गों की बात न करके 90% वंचित शोषित जमात की बात की। और जब भी कोई ऐसी बात
भी ये याद होगा, फिर भी मैं इस नारे को पढ़ना चाह रहा हूं कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला भ्रमणवाद। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति के बेटा होया, चपरासी की हो संतान। बिरला हो गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। ये नारे जब मैंने इतिहास के पन्नों में दर्ज पाए और इसका लंबा संघर्षों का इतिहास रहा, और मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार की जमीन पर खड़े होकर संघर्षों की याद इसलिए की जाती है कि यहीं से मुझे वो सूत्र नजर आ रहा है कि अम्बेडकरवाद और समाजवाद कैसे मिल करके एक ही विचार की तरफ भारत को ले जाना चाहता है। और विचार था मानवता, मानववादी विचार। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ और उसके बाद शोषित दल बाबू जगदेव प्रसाद और समाज दल दोनों मिल करके जब 1960-70 के दशक में एकजुट होकर के आगे बढ़ते, 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारे और 10 का शासन 90 पर नहीं। सूत्रवाद के चूंकि नारों में होते हैं इसलिए मैंने वो दर्ज किया। अब मैंने जब इस पूरे अध्ययन को, इस पूरी विचार संघर्ष यात्रा को देखा, तो जब हम कह रहे हैं कि अम्बेडकरवाद और समाजवाद का वैचारिक धरातल एक ही है, तो वो वैचारिक धरातल यही है कि वो जो 90% की बात है और उस 90% में वंचित, शोषित सभी कमीरा जातियां, सभी तबका जो हाथ से श्रम करता है। चौधरी छोटू राम इसको एक कमेरा शब्द देते थे। वो कहते थे कि 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा लोग जो श्रम का दोहन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मिल मजदूर एसोसिएशन का जो धरना हुआ था बॉम्बे में, उसमें जाने के बाद जो उनकी कुछ वामपंथी लोगों से वैचारिक मतभेद हुआ, उसमें उन्होंने यही सूत्र दिया कि भाई भारत में केवल श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का भी विभाजन। तो जो भी मेहनतकश आवाम है वो सब एक वंचित, शोषित खेमे में 90% दिया। जातियों के ऊपर बढ़कर जमात की बात, जो भी कमजोर कर दिया गया, हाशिए पर ढकेल दिया गया और उस नारे में लिखा धन, धरती और राजपाट। तब मुझे लगता है कि संसाधनों का समान वितरण, धन की बात, धरती की बात, भूमि सुधार और राजनीति की बात। मैं बिहार की जमीन पर खड़ा हूं, मैं जानता हूं कि चुनौतियां कैसे जब इन सबके बरस आई और 1990 का वो दौर जब मंडल आंदोलन का दौर सामने आता है, मंडल के विरोध में कमंडल और उस ऐसे रथ यात्रा को इसी बिहार की जमीन पर रोका गया। मैं फिर से सैल्यूट करता हूं ऐसे समाजवादी और संविधान के पैरोकार नेताओं को और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने आगे बढ़ करके संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन्हें रोकने का काम किया और इसके लिए सारे जोखिम उठाए। उसके बिना यह अध्याय नहीं लिखा जा सकता। और उसी दौर में उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उन्होंने भी कारसेवकों के ऊपर ये कहते हुए कि अगर संविधान को बचाने के लिए मुझे और गोली चलवानी पड़ती तो मैं चला। ये आज बात कहना मुश्किल है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां भी एकजुटता इन दोनों वैचारिक ध्रुवों में देखने को मिली, समाजवाद और अम्बेडकरवाद। जब उसी 90 के मंडल आंदोलन के दौर में माननीय कांशीराम मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो वो नारा देते हैं और उसमें दिखता है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, वंचित, शोषित तबके के लोग एकजुट होकर के भारत के संविधान के पक्ष में खड़े हैं। साथियों, इस पहली बात को मैं इस रूप में रखना चाह रहा हूं कि हम जिस अम्बेडकरवाद और समाजवादी आंदोलन को एकजुट करने की बात कर
असल मायने में एकजुट है। अब इसे हमें जनता तक ले जाना कि कैसे इन दोनों तीनों जो वंचित शोषित समुदायों के लोग उन्हें एकजुट किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उस सूत्र में फिर से देखिए 1948 और 1952 लखनऊ में सम्मेलन होता है बैकवर्ड क्लासेस लीग का। शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार सिंह यादव, वो सारे लोग वहां पर जब सम्मेलन करते हैं तो एक सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करते हैं, दूसरे की ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। और हमेशा इतिहास में वो सारी एकजुटता के सूत्र मौजूद हैं। अब आज के विषय तक हम अगर आए तो ये एकजुटता अगर इतनी कामयाब रही तो मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा ले चलने वाले लोग आज इतनी ताकत में क्यों और हमारी ये वैचारिक यात्रा इतनी कमजोर क्यों है? इसका विश्लेषण मुझे लगता है कि इस सभा का भी मूल मकसद है और किसी भी संविधान प्रेमी नागरिक का ये मूल मकसद है। मैं देखता हूं कि मंडल कमीशन पर बात करूंगा उसके पहले मनुस्मृति के संदर्भ में प्रयोग की जा रही है। दो संदर्भ हो सकते हैं। एक विचार यात्रा ये कह सकती है कि ये अतीत की बात है, अब बहुत पानी बह गया है, अब वो मनुस्मृति कहीं नहीं, उसकी बात क्यों करना। लेकिन मुझे लगता है कि विचार अगर कोई इस तरह का होता है तो वो विचार इस तरह से खत्म नहीं होता। दूसरा एक एकजुटता का सूत्र उसी मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार लगभग 1920 के बाद से बहुत सक्रिय हो गए। जस्टिस पार्टी बनी हुई थी और उसके बाद उसे आगे ले चल के 1925 तक वो अपना पूरा एक वैचारिक सफर शुरू करते हैं और उसका नतीजा ये है कि आज पूरे देश में तमिलनाडु एक नए ढंग से सामाजिक न्याय की सफल राजनीतिक जमीन के रूप में हमारे सामने उदाहरण बनकर मौजूद है। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर आखिर में जो 2-3 सूत्र देते हैं कि ये जाति व्यवस्था खत्म कैसे हो, उसमें रोटी बेटी का संबंध, अंतर जाति विवाह, इन सारी बातों के साथ एक फॉर्मूला और था कि जब तक भाई हमारे लोग मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में पुजारी ये कही जाती है क्यों बने, पुजारी का लिखित इम्तिहान होना चाहिए। और ये काम पेरियार की विरासत तमिलनाडु में डीएमके ने किया कि अब पूरा पुजारी वहां एग्जाम देकर बन रहे। वो एक सफर इसलिए मैं याद कर रहा हूं कि जब 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति दहन के लिए एक फैसला लिया तो उस समय दक्षिण भारत में कुदी अरसू नाम से पत्र निकालने वाले ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़े थे कि आपने बहुत उचित फैसला लिया है मनुस्मृति के दहन। पेरियार चरवाहा समाज से आते हैं, दक्षिण भारत में जिनकी आबादी अच्छी खासी है और उस जगह भी आप देखेंगे कि दोनों में एक वैचारिक एकता जिसे आज ओबीसी कम्युनिटी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उस ओबीसी कम्युनिटी के भीतर से आने वाले लोग कैसे वैचारिक रूप से एकजुट रहे और मनुस्मृति दहन के लिए दोनों एक क्यों रहे, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा दस्तावेज रहा जो थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजेमनी को कायम रखने का एक सूत्र समाज के रूप में सामने रखता है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई मनुस्मृति तो कभी लागू नहीं रही। आज 2023 में क्या ये बात नहीं मानी जानी चाहिए कि मनुस्मृति प्रकारांतर से आज भी लागू है और वो संविधान के सामने चुनौती बनी। पहले समाज में लागू थी, अभी कुछ लोगों के दिल में लागू और जिनके दिल में मनुस्मृति है वो भारत के संविधान को अपने लिए खतरा मानते हैं। और इसलिए मैं बधाई दूंगा फिर से कि इस आयोजन समिति ने यह साफ तौर पर विषय रखा है मनुस्मृति बनाम भारत का संविधान। असली लड़ाई यही, मनुस्मृति लैंगिक आधार पर विभेद करती है,
युवावस्था में पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। असूर्यम पश्चात घर के भीतर कैद रहे। संविधान कहता है कि सब बराबर। महिलाओं को दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करने वाले लोग अपने यहाँ महिलाओं का अधिकार देने में 1.5 दशक लगाए, 1.5 सदियां लगाए। और भारत में जब बाबा साहब का संविधान बना तो डे 1 से जितना अधिकार पुरुष के मत का था उतना ही अधिकार एक महिला के मत का भी हो गया। ये है भारत के संविधान की अहमियत। अगर ये बिंदु हम लेकर के लोगों के बीच जाएं, और मैंने इसीलिए इतिहास से अपनी बात शुरू की, इतिहास जानना इसलिए जरूरी होता है कि जब तक वंचना का इतिहास बताया नहीं जाएगा तब तक अधिकार पाने का, बराबरी का उस शिद्दत से महसूस नहीं किया जाएगा। मैं अक्सर पूरे देश में जब घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो एक चुनौती मुझे समझ में आ रही है और मैं इस बहुत वरिष्ठ और अनुभवी मंच पर उसे साझा करना चाहता हूँ। इस देश की बहुत बड़ी आबादी को जैसे हम ये वाक्य बोलते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या खतरे में। आप कहते हैं कि आपका आरक्षण खतरे में है, एक बहुत बड़ी आबादी को अभी यही नहीं पता कि आरक्षण होता क्या है। और ये चुनौती हमारे सामने, कहां तो इस देश को भी वहां ले जाना था कि संविधान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, आरक्षण का मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसका लाभ उससे हासिल हो। लेकिन अब ये प्रतिक्रांति, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर बात कहते थे, प्रतिक्रांति का काम, ये पलटकर वो लड़ाई हमारे सामने आ गई जो हमारे पुरखे लड़ चुके थे। इसका मतलब क्या है? ये चुनौती किस रूप में दी जा सकती है? इसका जवाब किस रूप में दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि जैसे हमने लैंगिक आधार पकड़ा, जैसे हमने ये बात कही कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ पुरुष और महिला का नागरिक हक एक बराबर हो गए, वैसे ही इस देश में जिस दिन संविधान लागू हुआ बड़े बड़े सामंत, जमींदार, अमीर घराने एक गरीब कमजोर के बराबर हो गए नागरिक हक के लिहाज से। और बाबा साहब अम्बेडकर की चेतावनी यही मैं रखना चाह रहा हूं कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये राजनीतिक बराबरी तब तक कामयाब नहीं हो सकेगी जब तक हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर न कर पाए। आज मुझे लगता है कि इस सभागार का मूल विषय मनुस्मृति बनाम भारत का संविधान इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और फिर मैं एक डेटा, एक आंकड़ा इस सभा में रखना चाहता हूँ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, एक संस्था है जो सर्वे कराती है। इस समय तो जिनकी सरकार है वो आंकड़ों को नहीं कबूल करते। NSSO का सर्वे 2016 के बाद से पब्लिक डोमेन में नहीं, सारे आंकड़े नोट दिए गए। पहले बेरोजगार कितने इसके आंकड़े आते थे, अब बेरोजगार कितने आप नहीं जान सकते। और इसलिए मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट का एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट 2022 नवंबर-दिसंबर 2022 में आई और रिपोर्ट कह रही है कि इस देश की 1% आबादी के पास इस देश का 40.5% संपत्ति पर कब्जा है। 1% लोग और 40.5% संपत्ति। दूसरी तरफ दूसरा पहलू इस रिपोर्ट का है 50% आबादी 3% संपत्ति पर गुजारा करने पर मजबूर है। और ये वो आर्थिक गैर बराबरी है जिसका संकेत भारत का संविधान लागू होने के ठीक बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था कि अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी का कोई मायने नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अगर शॉर्ट फॉर्म में लगाएं, 90% आवाम इस देश की 10% से भी कम संपत्ति पर गुजारा कर रही है। और जैसे मैं ये आंकड़ा पढ़ रहा हूँ मेरे सामने एक तस्वीर दिख रही है कि फिर भारत का संविधान कितना लागू हो पाया। भारत का संविधान कहता था और समाजवादी आंदोलन कहता था 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। संविधान कैसे खतरे में है, सवाल पूछने वाले लोग जिस समय जेल में डाले जा रहे हैं। और मैं जिस प्रदेश से आया हूँ बिहार के इस रूप में भी याद करता हूँ कि हमारे यहाँ आज राम राज्य वाली सरकार आई और सवाल पूछने पर क्या क्या हो रहा है यहाँ उसकी बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बिहार अभी भी बहुत हद तक बचा हुआ है इन सारी चीजों से। सवाल पूछने के लिए मैंने ये बात दर्ज की कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सदन में खड़े होकर उस समय
संविधान की मूल भावना में दिखता है कि गरीबी अमीरी के भेद को मिटाए बिना संविधान लागू नहीं हो। मिटे गरीबी और अमीरी, यानी बहुत अमीर कोई ना हो जाए, बहुत गरीब कोई ना हो जाए। आज जब आप स्वयं की रिपोर्ट करिए कि 1% लोगों के पास 40% का कब्जा है, अब इसे मैं नहीं जानता कि ये सभा के लोग इस बात को गांव में कैसे ले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को यहाँ रखा जाए कि संविधान किस तरह से खतरे में है कि 1% लोग इस देश की 40% संपत्ति पर कब्जा कर लिए। ये है मनुस्मृति, और देश जानना चाहता है, इस देश का हर जागरूक नागरिक जानना चाहता है कि वो 1% लोग कौन है। और जैसे ही ये बात कही जाएगी कि 1% लोग कौन है, तो सवाल उठेगा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और बिहार के सम्मानित लोगों, आपको मेरी ओर से बधाई पहुंचे कि आपने इस क्रांतिकारी काम में एक कदम आगे बढ़ करके वो भूमिका निभाई कि जाति जनगणना के जरिए ये पता तो चले कि संविधान में जिस आखिरी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करने का भरोसा उसकी आंखों में पैदा किया था। देश की आजादी में लाखों लाख लोग कुर्बान हुए, और कुर्बान होने वालों में इस देश के श्रमिक लोग हैं, मेहनत कश आवाम है, और उसे हासिल क्या हो। और तब मुझे अम्बेडकर और समाजवाद की चिंता का एक साझा सफर दिखाई दे रहा है। और इसलिए संविधान खतरे में है कि बहुत ज्यादा लोगों को कमजोर कर दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज और 500 रुपए पे वोट लेने के लिए उन्हें इतना कमजोर कर दो कि वो जिंदा रहने के, और ये हिटलर ने बहुत पहले पश्चिमी देशों में कर लिया था कि आप आम जनता को इतना कमजोर कर दो कि वो अपने जीवित रहने को ही अपना सबसे बड़ा मूल अधिकार समझे। जबकि भारत का संविधान मूल अधिकार न्याय, समता और स्वतंत्रता बंधुत्व को देता है। तो मैं जब इस विषय को समझ रहा था तो मुझे लगा कि लैंगिक आधार, आर्थिक आधार और सामाजिक आधार, ये अगर 3 आधारों को केंद्र में रखें तो हम आम जनता को बड़ी आसानी से समझा पाएंगे कि संविधान कैसे खतरे में। आर्थिक गैरबराबरी बढ़ती जा रही, लैंगिक रूप से हम अभी भी समावेशी समाज में बन सके, और सामाजिक गैरबराबरी की तो कहानियां कितनी ही कही जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी, और जो मंडल कमीशन के समय, मैं चूंकि संविधान की बात हो रही है तो एक बात और मैं अक्सर महसूस करता हूँ, बड़े मन से कहना चाहता हूँ कि आजाद भारत में भारत का संविधान लागू होने के बाद जो सबसे बड़ी घटना कोई घटित हुई तो वो मंडल आंदोलन था, क्योंकि उसने आजाद भारत को बदल कर रख दिया। मंडल के पहले का भारत कुछ और था, मंडल के बाद का भारत कुछ और था। और ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ, वक्त बहुत नहीं लेना चाहता, मेरे पास 2 प्रारूप मंडल कमीशन की रिपोर्ट के, और दोनों प्रारूप के आखिर में ढेर सारे आंकड़े दिए हुए हैं। एक आंकड़ा इस किताब में लिखा हुआ है कि 1906 से लेकर 1938 तक इस देश में अगर 118 लोग उस समय के आईएएस, जो आज आईएएस कहा जाता है, उस समय जो नाम था उसके हिसाब से चुने थे, तो उसमें से 114 लोग सामाजिक समूह में से एक ही समूह के थे। इसके खिलाफ भारत का संविधान बना। मुझे याद आ रहा है महात्मा जो छत्रपति शिवाजी शाहू जी 1902 में अपने यहाँ पहली बार जाति जनगणना कराकर जब उन्होंने आंकड़े जुटाए तो पाया कि उनके दरबार में 70-75 उच्च पदों में से 68 पर एक ही तबके के लोग विराजमान हैं। मध्यवर्गीय पदों पर उनके दरबार में 50 में से 45 एक ही तबके के लोग। और 1902 में छत्रपति शाहू जी ने कहा कि अब इस राज्य में 50% गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू। वो बेचारे सफल है। आज अब ये लोगों को उस रूप में नहीं जाएगा। मैं इसे आसान भाषा में आज के रूप में देखता हूँ। मैंने खुद आरटीआई लगाई, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ। 2018 में जब ये मुल्क में पहली बार हमला हुआ, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को सामने रखकर इस मुल्क के लोग सड़कों पर उतरे थे। और उस समय फिर से अम्बेडकरवाद और समाजवाद एक हुआ था। इस देश के SC/ST, OBC और संविधान को मानने वाला हर नागरिक इस देश की सड़कों पर उतरा और उसने उनको झुकने पर मजबूर कर दिया जो झुकना नहीं सीखे थे। वो 2 अप्रैल का भारत बंद, और
प्रदेश में हुआ 13 पॉइंट रोस्टर। आपको याद होगा बिहार के लोगों को, मैं फिर से बधाई दूं और कहना चाहिए मुझे कि 2 अप्रैल के भारत बंद में भी आपकी पार्टी और आपके लोग सड़कों पर झंडा लेकर उतरे थे और 13 पॉइंट रोस्टर में भी वो आगे खड़े थे। इसलिए समाजवाद और अम्बेडकरवाद की साझा लड़ाई को मैं याद करूं। तो वो जो साहू जी का आंकड़ा था, मंडल कमीशन के आखिरी पन्नों में जो आंकड़ा दर्ज है, और फिर मैंने 2019 में आरटीआई खुद लगाई और पाया कि इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के प्रोफेसरों की तादाद 0 और आज 2022 में केवल 9 प्रोफेसर इस देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बनाए गए। समय कम है, वो आंकड़ा कभी आप मांगेंगे तो मैं पूरी आरटीआई आपको भेजूंगा। आज के डेट में 2022 में 97% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है, खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर की 80% पोस्ट खाली है। भारत का संविधान लागू हुआ, आरक्षण नहीं मिला हायर एजुकेशन में। 1997 में मंडल आंदोलन, और मंडल आंदोलन की वजह से वहां तक आरक्षण पहुंचा जहां आरक्षण नहीं था तो इस देश के 90% आबादी के लोग नहीं थे। और ये बात पूरी दमदारी से लोगों के बीच में कहनी होगी, क्योंकि आज जहां आरक्षण नहीं है वहां का सोशल ऑडिट नहीं हो रहा। और ये बात लोगों को आसान भाषा में कही जाए कि अमेरिका एक देश है, वहां 2 गृह युद्ध झेलना पड़ा रंगभेद के चलते, और पिछले दिनों फिर से जब रंगभेद की घटना हुई तो वहां के सफेद पोष लोगों ने घुटने पर बैठकर माफी मांगी कि हमारे पुरखों से गलतियां हुई। बाबा साहब ने तो कहीं माफी मांगने की बात भी नहीं, जैसे मौका मिला तो मनुस्मृति में जाति के देख करके बंटवारा कर दिया, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान और इंसान को जाति के नाम पर बांटता है। इसलिए उन्होंने एक नए रूप में एक किताब दी जो हर धर्म की किताब से थोड़ी ऊपर है, क्योंकि धर्म की किताबों को मानने और जीने का हक उस एक किताब से मिला जिसका नाम है भारत का संविधान। तो उसमें किसी का विरोध नहीं है, हमें किसी धर्म के विरोध में जाने नहीं। संविधान ऊपर, और संविधान के जरिए वो सामाजिक सौहार्द की बात, और तब जाकर के मेरी बात कि जब विश्वविद्यालयों में ये लोग नहीं पहुंचे और मंडल आंदोलन के बाद जब 13 पॉइंट रोस्टर आया, वो लड़ाई लड़ी गई, फिर से 200 पॉइंट रोस्टर बना। एक बात पता लगाया जाए कि इस देश के 596 कुलपतियों में से केवल 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब और 36 कुलपति ओबीसी। और फिर इस रिपोर्ट में पढ़ना होगा आपको कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी मंडल साहब बना रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे नीची नौकरियों में 12% अदर बैकवर्ड क्लास है और उच्च नौकरियों में केवल 4%। कोई राष्ट्र तब तक बराबर का नहीं हो सकता जब तक वो अपने अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से न जोड़ सके, और अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का नाम अम्बेडकरवाद और समाजवाद है। इसलिए मैं इस पूरे इतिहास को इस रूप में देखता हूं। अब इसे मनुस्मृति रोक कैसे? 13 पॉइंट रोस्टर मनुस्मृति का एक रोग था। एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी मनुस्मृति का एक रोग था। जाति जनगणना न होने देना, उसको लेकर के बात है। इस पुस्तक के आखिरी में 13वें अध्याय मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें, अब तक केवल 2 लागू हुई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मंडल आंदोलन के तमाम नेताओं और विश्वनाथ प्रताप सिंह का और बाद में अर्जुन सिंह का, कि उन लोगों ने इसके लिए भूमिका निभाई। लेकिन केवल 2 अनुशंसाएं लागू हो गई। सरकारी शिक्षा में ओबीसी रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में ओबीसी रिजर्वेशन। बिहार एक और अर्थों में महत्वपूर्ण जमीन है, क्योंकि बिहार में कुछ वक्त पहले भूमि सुधार के बहुत ठोस काम किए, और मंडल कमीशन की सिफारिश रहती है उत्पादन संबंधों में अगर रिश्ता नहीं बदलेगा तो हकमारी को बराबर कैसे करेंगे, और वो सिफारिश अभी अधूरी है। शिक्षा सुधार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने
एक पूरा पर्चा पढ़ा और उसका निचोड़ मैं आपको 2 पंक्तियों में बताऊं। डॉक्टर अंबेडकर ने आंकड़े के साथ बताया कि आप लगभग 80% पैसा जो आम जनता से ले रहे हैं वो किसी और मद में खर्च कर रहे हैं और शिक्षा में केवल 4% पैसा खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराए। डॉक्टर अंबेडकर सरकारी शिक्षा के पैरोकार थे। डॉक्टर अंबेडकर बैंकों के सरकारी करों के पैरोकार थे। राष्ट्रीयकरण, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा कि बैंक, रेलवे, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा की बात की, कुछ गुणवत्ता की नौकरियों की बात की और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बातें राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को बराबरी से दे। अगर राज्य जिम्मेदारी नहीं लेगा शिक्षा देने की तो फिर जेब तय करेगी, जिसकी जेब में अच्छा पैसा हो उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ तो न चाहते हुए भी मुझे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का एक भाषण याद आ रहा है, जो लगभग, मुझे बहुत वरिष्ठ लोग हैं सन बताएंगे, शायद 1996-97 का है और उस भाषण में शायद 13वीं महासभा का कोई सम्मेलन था। मैंने बहुत पहले जब वो भाषण सुना और उसका आखिरी वाक्य जब लालू जी बोलते हैं कि अरे कमेरा लोगों, अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो इस शोषण के मकड़जाल से उनको निकाल नहीं पाओगे। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, मगर अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, वही समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों का नारा है। और भारत का संविधान ये बात कहता है कि शिक्षा सबको मिले, लेकिन मनुस्मृति कहती है कि सबको शिक्षा नहीं देना। महिलाएं और शूद्र अगर पढ़ लेंगे तो वो हेजमनी ब्रेक हो जाएगी, वो वर्चस्व टूट जाएगा। तो आज मनुस्मृति का खतरा भारत के संविधान पर कैसे? 2 जगह आरक्षण लागू है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी। मनुस्मृति कहती है कि वो जो अभी कल या परसों का बयान में देख रहा हूँ, एक बड़े नेता जो केंद्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, लेकिन कल उनका बयान में सुन रहा था, बड़े चढ़ करके कह रहे हैं कि जो कल तक पैरों पर जूते में थे वो आज सर पर चढ़ना नाच रहे हैं। ये बयान मनुस्मृति के जिंदा होने के अवशेष के तौर पर आज भी हमारे सामने। ये बराबरी की बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति के मन में था कि शिक्षा सबको न मिले। भारत का संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मिले। मनुस्मृति लागू करने वालों ने नियम क्या बनाया है? 2020 जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो लोग थाली बजवाना क्या क्या कर रहे थे, गाय गोबर ये सब चल रहा था। उसी समय नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई और नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि इस देश में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी, आसान भाषा में कहें, जिन स्कूलों में 3000 से कम विद्यार्थी होंगे, जिन डिग्री कॉलेज में 5000 से कम विद्यार्थी होंगे, उन्हें क्लोज या मर्ज किया जाएगा, या तो बंद कर दिया जाएगा या दूसरे किसी विद्यालय या महाविद्यालय में जोड़ दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति दावा कर रही है कि 45,000 डिग्री कॉलेज जो इस देश में अभी सरकारी हैं, अगले 15 साल 20 साल में उन्हें क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को कम करके 15,000 पर ले आना। नई शिक्षा नीति 2020 आपके बच्चों के हाथ से निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छीन रही है। स्कूलों में 3000 से कम बच्चे होंगे तो उन्हें बंद किया जाएगा। मेगा स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जिले में एक स्कूल सबसे अच्छा होगा जो आदर्श विद्यालय होगा और बाकी स्कूल इतने गरीब कमजोर। और मैं फिर से याद कर रहा हूँ, एक समय में समाजवादी आंदोलनों ने स्वप्न देखा था चरवाहा विद्यालय। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़ें, इसमें पाएंगे कि पूरा का पूरा हिस्सा शिक्षा में आमूल चूल बदलाव के ऊपर निर्भर है। प्रौढ़ शिक्षा दी जाए, सांप्रदायिक शिक्षा दी जाए, हर जिले में सरकारी हॉस्टल बनाए जाए, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाए। और इसलिए मैं चरवाहा विद्यालय को याद कर रहा हूँ कि मेहनत का शाम जब पूरे दिन इसलिए मेहनत करे कि शाम को उसके घर चूल्हा जले, तो शाम को उसके यहाँ जब मन करे तब उसके लिए पढ़ने के लिए मौका उपलब्ध हो, क्योंकि पढ़े तो शायद उसकी अगली पीढ़ी इसलिए न दिन भर अपना समय गुजारे क्योंकि शाम को चूल्हा नहीं जले। मनुस्मृति का खतरा भारत के संविधान पर बड़ा खतरा शिक्षा को वंचित शोषित 90% आवाम के हाथ से छीनने का।
और शिक्षा को 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। ऑनलाइन में उसी ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। एक और उदाहरण देता हूँ, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए CUET एग्जाम बनाया है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक टेस्ट होगा, उसमें आपके बच्चे पास होंगे तो वो DU JNU जामिया में पढ़ने जाएंगे। और हमारे विश्वविद्यालय में सब एडमिशन हो गया। मेरे अपने हिंदी विभाग में 56 सीटें थी और 36 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। 20 सीटें खाली हैं। पूरे विश्वविद्यालय का जब आंकड़ा निकाला गया तो जितने विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पाए उसमें 80% रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग। जैसे ही शिक्षा बिगड़ना शुरू हुई, मुश्किल होना शुरू हुई, सबसे पहले रेस से कौन बाहर हो गया? जिसे भारत के संविधान ने सबसे पहले आगे रखने का भरोसा किया। यह है मनुस्मृति का संविधान पर टकराव। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे और बनाने का दावा किया जाएगा कि हम इसे विश्व गुरु बनाएं। तो स्कूल, डिग्री कॉलेज, शिक्षा, तो आपका आरक्षण आधा खत्म क्योंकि सरकारी शिक्षा खत्म। अभी दिख नहीं रहा, 5 से 10 साल में दिखने लगेगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहुत लड़ करके मिला, गालियां सुननी पड़ी थी। अब वो इतिहास यहाँ दर्ज करके समय नहीं खराब करूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव और बिहार में कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे तो किन्होंने कौन कौन सी गालियां बनाकर आरक्षण को अपमानित किया। लेकिन उतना संघर्ष करके जो आरक्षण मिला उसे सरकारी नौकरी को प्राइवेटाइज करके खत्म कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक और दिलचस्प बात कहती है कि अगर एक, और ये सारी बातें जब मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर से जोड़कर इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो 3 मुद्दों में से पहला तो उन्होंने हिंदू कोड बिल रखा, दूसरा मुद्दा कहा कि अनुच्छेद 340 के आधार पर OBC के लिए जो कमीशन बनाने का वादा सरकार ने किया था वो वादा नहीं पूरा कर रही है, आयोग नहीं बना रही है, इसलिए OBC के हक में डॉक्टर अम्बेडकर ने चिट्ठी लिखकर के इस्तीफा दिया। यह है समाजवाद और अम्बेडकरवाद का रिश्ता। और उस रिश्ते पर मंडल कमीशन ने बना विदुषी प्रसाद मंडल जी, और ये पूरी रिपोर्ट आई तो ये कहते हैं कि 1 रुपए भी अगर कोई सरकारी फायदा लेता है तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर जमीन में ले लिया, बिजली में ले लिया, किसी भी चीज में फायदा ले लिया तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर हो तो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट अध्याय 13 उसकी सिफारिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी वंचित शोषित लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जहां आपका पब्लिक सेक्टर था वही खत्म हो गया प्राइवेट बन करके, तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन था। ये है नौकरियों पर मनुस्मृति का हमला, शिक्षा पर हमला, नौकरी पर हमला, और उसके बाद भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। धर्म स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की, अपनी अपनी मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता, और भारत के संविधान में सब नागरिक बराबर, किसी नागरिक का कोई धर्म स्टेट तय नहीं करता। स्टेट की नजर में हर व्यक्ति एक नागरिक है और संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपने अपने धर्म को मानिए, प्रचारित करिए, जो करना है करिए। और डॉक्टर अम्बेडकर को मैं यहाँ बहुत गंभीरता से उनका एक कोटेशन याद करना चाहता हूँ मनुस्मृति बनाम संविधान के इस बातचीत में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। अब ये किसी, मैं कोट कर रहा हूं डॉक्टर अम्बेडकर, अगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी, मुझे पता नहीं कि इस समय इस बात को कहना कितना सार्थक है, लेकिन मुझे कुछ खतरा दिख रहा है, उससे इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। और आखिरी बात पर गौर करिएगा, इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरे किसी बात के लिए नहीं दी। और इसलिए लालू जी का वो भाषण मैं फिर से याद करूंगा गांधी मैदान का,
ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा? मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत जितनी है उतना ही एक आम इंसान की जान की। ये वाक्य है भारत का संविधान। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जितनी सख्त चेतावनी इस वाक्य में दी है कि किसी भी कीमत पर इसे बनने से रोका जाना चाहिए। इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को संदेह या भरोसा दोनों था कि एक दिन ऐसा आएगा कि संविधान के सामने सबसे बड़ा खतरा बन करके यही विचार आएगा और इस विचार के केंद्र में मनुस्मृति। इसलिए जिन लोगों ने संविधान से हासिल किया, अब इस बात को लोगों के बीच में कैसे ले जा सकते हैं हम? क्योंकि जैसे ही ये बात ले जाएंगे लोगों को लगेगा भाई ये तो हमारा धर्म के विरोध में बोल रहा है। लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि अभी 14 अप्रैल बीता है, उन्होंने भी माला पहनाया है जिनके दिल में अलग विचार है। इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर विचार बन चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक विचार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं अपने पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू में, एक राम तो थे ही नहीं जो कहता है कि राम कृष्ण शिव इस तरह पैदा हुए ऐसे गए, वो झूठ बोल रहा है। ये राम कृष्ण शिव एक विचार है। और इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब रामायण लीला की बात करते हैं, मेरा काम चूंकि रामचरितमानस और तुलसीदास पर है, इसका नुकसान मुझे बहुत उठाना पड़ा है कटिया में क्योंकि मैंने यही बात अपने कोटेशन में लिखी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राम के कई रूप प्रचलित हैं, 300 प्रकार की रामायण प्रचलित है। तो वो कहते हैं कि सबके रूप को एक साथ जोड़ना हो। अब मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोट कर रहा हूं, हिंदू बनाम हिंदू, और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के भीतर जो हाथ से श्रम करने वाली जातियां हैं जिन्हें वो पिछड़ा कहते थे, उनका हक नहीं मिला। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अब मैं कंक्लूड करूं अगर इन तीनों चारों सूत्रों मनुस्मृति बनाम संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ तो उसने ये भरोसा दिलाया कि सामाजिक स्तरीकरण की पद सोपानकृत व्यवस्था जिसे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, ये क्लोज्ड ग्रुप है, जाति व्यवस्था क्लोज्ड ग्रुप। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैंने बड़ा कोशिश की इनमें सुधार की लेकिन ये सुधर नहीं है और गांधी को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर से अपने पत्र व्यवहार में रिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में आखिर में संकलित है, उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर आपको भरोसा दिलाता हूं कि हिंदू धर्म में ये सुधार के काम होंगे। अंतरजातीय विवाह, तो महात्मा गांधी ने ये बात कबूल की कि मैं अंतरजातीय विवाह में ही जाऊंगा और उन्होंने बाकायदा लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर करना होते तो मेरे विचार में ये चीजें नहीं होती। महात्मा गांधी को किसी ने जाकर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके खिलाफ बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, यहाँ आइडिया ऑफ इंडिया जिंदा है। महात्मा गांधी कहते हैं जिस लोकेशन पर, जिस जगह से खड़े होकर डॉक्टर अम्बेडकर मुझे संबोधित कर रहे हैं, उस जगह पर अगर मैं होता तो हो सकता है मेरी भाषा इनसे करीब ना ज्यादा होती। ये संवाद खड़बड़ा भी इन सारे विचारकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इन सब से मिलकर के वो जो आइडिया ऑफ इंडिया बना था उसका संबोधन है भारत का संविधान। और इसलिए मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर रहा हूं क्योंकि दलित समुदाय बहुत शिद्दत से अपने हक अधिकार के लिए एक आइकॉन मान रहा है। लेकिन मैं तो अपने उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, और मैं पिछले दिनों भी 14 अप्रैल को दीक्षा भूमि नागपुर में था। मैं वहां नागपुर वाले लोगों से सवाल किया मैंने, बाबा साहब के पहले फूले साहब, शाहू जी और इसके बाद बाबा साहब, इन सब की सामाजिक आंदोलन की जमीन है आपके। उसके बाद दलित पैंथर मूवमेंट 60-70 के दशक में बहुत रेडिकल मूवमेंट हुआ जिसे बिहार में कई आंदोलन हुए, जाति व्यवस्था के खात्मे और बहुत संघर्ष हुआ। और आज भी बहुत शिद्दत से वहां सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन जिंदा है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इतने सजग हैं तो आप राजनीतिक रूप से हाशिए पर क्यों खड़े हैं? और उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से समाजवाद और अम्बेडकरवाद को जोड़ करके पिछले 30 साल में, 3 दशक में पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर दिया और केवल राजनीति नहीं समाज को भी बदल दिया। उन्होंने जवाब दिया कि आपके उत्तर भारत में
मैं फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस मंच का कि उसने एक सांस्कृतिक और सामाजिक बहस की तरह इस विचार गोष्ठी को आम जनता तक ले जाने का एक प्लान बनाया है। इसलिए इस विचार गोष्ठी को मैं बहुत उम्मीद से देख रहा हूँ। राजनीति हासिल हुई तो डॉक्टर मानव कामशीराम कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जातियां खत्म करना चाहते थे, नहीं हुई। मैं जातियों के भीतर आत्मविश्वास भरना चाहता हूं कि वो शासक है। जब आत्मविश्वास भरेगा तो हर जाति अपना नेता खोजेगा। और अचानक मनुस्मृति मानने वाले लोग वो कह रहे हैं कि आपको उनका हक आपने नहीं दिया, ओबीसी में इन्होंने आपका हक छीन लिया, इन्होंने इनका छीन लिया और वोट आपका वो ले जाए। संविधान को बचाने की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं तो हमें हर स्तर पर संख्या बल या वैचारिक रूप से मजबूत दिखना होगा। और राजनीति के सामने हमारी ये चुनौती है कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वर्ग को जोड़ करके अगर हम संविधान के पक्ष में नहीं खड़ा कर पाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी मजबूत है। इसलिए मैं अपनी बातचीत के आखिरी चरण में इस पूरी बहस को यहां से देखना चाहता हूं कि अगर हम मनुस्मृति के भारत को रोकना चाहते हैं, संविधान के भारत को बनाना चाहते हैं, तो इस बात को आम जनता तक ले जाने के लिए हमारे पास कुछ उदाहरण होने चाहिए। मेरे सामने एक बहुत मौजूद उदाहरण है लेटरल एंट्री। और लेटरल एंट्री 2022 तक का डेटा तो मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है। 2022 के बाद में कुछ अपॉइंटमेंट हो गए। 340 पदों पर यूपीएससी को बाईपास करके सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, यानी देश चलाने वाले लोग। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने वालों में सिंगल कैडर पोस्ट बना दी गई। सिंगल कैडर पोस्ट का मतलब ये होता है एक पोस्ट एक ही नेचर की है तो उस पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, तो सारी पोस्ट एक एक करके भरी गई। और 340 पोस्ट में 340 पोस्ट केवल एक तबके के लिए है। इस देश की 90% आबादी के पास लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं मिला। मुझे यहाँ एक सूत्र नजर आ रहा है कि अगर ये बात हम लोगों तक ले जाएं तो हमारी 90% आबादी का वो हिस्सा हमसे जुड़ेगा जो शिक्षित हो। आम जनता इससे नहीं जुड़ेगी, उसे लेटरल एंट्री से भी नहीं पता, उसको आरक्षण भी नहीं पता। तो जो एक समूह है उसे जोड़ने का ये 2-3 फॉर्मूला हो सकता है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन यानी शिक्षा का निजीकरण, सरकारी नौकरियों का निजीकरण, रेलवे 16 लाख एम्प्लॉई के साथ आज भी देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निकाय है। और देश की शेड्यूल कास्ट की पूरी नौकरी में से 80% नौकरी माना जाता है कि रेलवे ने दिया। और जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची उन्होंने सबसे पहले रेलवे बेचा, नौकरी खत्म। प्राइवेट सेक्टर में और सर्विस सेक्टर सरकारी लेटरल एंट्री की तरह एक दूसरी चीज आई है, ठेके पर कर्मचारी रखते हैं, संविदा कर्मी। और संविदा कर्मी में कोई आरक्षण नहीं लागू होगा। तो संविदा पर जो लोग रखे गए, इसका मतलब सबसे पहला हक किसका मारा गया? जो 90 के बाद पहली बार किराया में आना शुरू हुआ। तो क्या हम इस तरह का कुछ सूत्र खोज सकते हैं जिससे हम आम जनता में गांव तक जाएं? क्योंकि मेरी चिंता यही है कि बौद्धिक रूप से तो लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन गांव तक अगर हम ये बात नहीं पहुंचा पाएंगे तो वो लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के गाँव में गया, सब मेरा अनुभव है, पता नहीं बिहार में क्या है, इससे अलग राय है। मेरे गांव में लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली तो आरक्षण कैसा? मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा सवाल हमारे सामने ये होगा। इसका मतलब केवल आरक्षण पर हम लोगों को गोलबंद नहीं कर पाएंगे। तो आरक्षण, सरकारी नौकरी, प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों सवालों को जोड़ करके उस पूरे 90% आवाम का एक तबका जुड़ेगा। और जैसे जुड़ेगा वैसे ही हम ये कहेंगे कि भाई दलित समाज का भी इसी नाम पर अन्याय अत्याचार हुआ तो ओबीसी का भी हुआ। ओबीसी के भीतर ढेर सारी वे जातियां आती हैं जो किसान जातियां कही जाती हैं। किसान कमेरा जातियां, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक बोध दलित जातियों से अलग है।
तो जो उनमें जोड़ने का सूत्र है, हमें उस पर बात करनी होगी। और जोड़ने का सूत्र ये है, अगर जैसे मैं ये कहूँ कि अछूत बनाकर इस देश की बहुत बड़ी आबादी को रखा गया, तो ओबीसी इससे सीधे नहीं जुड़ेगा। शूद्र बनाकर रखा गया, पता नहीं आपके बिहार में क्या स्थिति, मेरे यहाँ तो ओबीसी की कई जातियां जो अपने नाम के आगे छतरी लगाती हैं। और हमारे यहाँ भी चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि कौन शूद्र है कौन नहीं है। मुझे पता नहीं, इस पर शंका होती है कि इस शब्द से भी लोग जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उनमें काश्तकार जातियां, किसान जातियां, तीन तरह की श्रेणियां, किसान जातियों की, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों की और सेवादार जातियां, यानी जो श्रम मुहैया कराती हैं। अगर इन तीनों को हमें जोड़ना है और साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जोड़ना है, यहाँ अतीत बहुत दूर तक काम नहीं आएगा, तब यहाँ नए मुद्दे काम आएंगे। तब मैंने एक खाका बनाया, ओबीसी घरों में भी जाकर कहा जाए कि आपके लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, कितनी है, जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, एजुकेशन, वहां से शुरू करें और उसे ले आए जमीन के मालिकाना हक, श्रम के विभाजन पर, संपत्ति के विभाजन, श्रम, संपत्ति और जमीन का सवाल अगर आरक्षण और शिक्षा के सवाल से जुड़ेगा, तो मुझे लगता है ये सामाजिक न्याय का एक कॉम्पैक्ट एक यूनिट बनेगा। और जैसे ही हम श्रम का, जमीन का और संपत्ति का सवाल उठाएंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में अपने आप एक एकता बनेगी। और जो जातियां अपर कास्ट की हैं, मेहनत कश जातियां जो हैं, वो भी इससे जुड़ेंगे, क्योंकि हम 90% श्रमिक लोगों की, कमेरा लोगों की बात कर रहे हैं। तो बृहत्तर रेखा जो संविधान को मानता है वो भी हमारे साथ है, जो प्राइवेटाइजेशन को भारत के संविधान पर हमला मानता है वो भी आपके साथ आएगा, जो शिक्षा के बेचे जाने को हमला मानता है वो भी आपके साथ आएगा, जो जमीन के सवाल और संसाधन के वितरण का सवाल उठाएगा वो भी आपके साथ आएगा। ओबीसी या वंचित शोषित जमात को आप अभी केवल जाति के सवाल पर नहीं जोड़ रहे, दोनों की सामाजिक लोकेशन अलग है। पढ़ा लिखा ओबीसी तो जुड़ जाए, गांव का ओबीसी इस फॉर्मूले पर जुड़ेगा। और जब जैसे ये फॉर्मूला ले जाएंगे तो मूवमेंट चलाने के लिए तो भाई हिस्ट्री की जरूरत होती है ना। हम यहाँ खड़े होकर क्यों अपने समाजवादी और अम्बेडकरवादी आंदोलन को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इतिहास संघर्ष है। तो जैसे ही वो संघर्ष पर आएगा, वैसे ही फिर उसको अपने अतीत से जोड़ा जाएगा कि वंचना सबकी अगर जाति के नाम पर हुई है, तो जाति जनगणना सबका सवाल। और जैसे जाति जनगणना आएगी तो एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने ये तैयार किया, मैं भी इसको पलट कर देख रहा था, ये दस्तावेज मुझे लगता है गाँव-गाँव जाएगा, बिहार में गाँव-गाँव कर ये दस्तावेज जाता है। इस दस्तावेज के आखिरी पन्नों पर मैंने देखा इस संविधान को आसान भाषा में करके लिखा गया है। ये संविधान आपको देता क्या है, कोटेशन लिखे गए हैं, उसको पूरा समझाया गया है कि संविधान जब नहीं था तो आपके पास क्या नहीं था, संविधान जब मिला तो आपको क्या मिला, और वापस जब संविधान लागू हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तो फिर से क्या छिन जाएगा। मुझे लगता है कि सर इसी में कुछ और आंकड़े अगर जोड़ दिए जाएं, जो आंकड़े उस खाई को दिखाएंगे, तो शायद हम एक बड़ी बृहत्तर एका संविधान के मानने वालों की बना लें। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात लगभग पूरी कर ली है, और मैं फिर से बहुत सारी बातें हैं फिर कभी किसी मंच पर किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मूल बात मेरी लगभग आ गई है। और मुझे भरोसा है कि हमारा ये सफर जो अभी शुरू हुआ है संविधान को बचाने का, ये अनिवार्य रूप से और आगे भी जारी रहेगा और मजबूत होगा, क्योंकि हम एक वैचारिक सफर के हैं। हम सब के मन में आइडिया ऑफ इंडिया एक ही है, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए हम सब मिलकर फिर से एकजुट होकर के और बातें करेंगे संविधान को बचाने के लिए। तब तक के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, उदय जी का, उदय सत्यक जी का, और बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए मंच पर, और आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।